तो हेलो 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 मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम लोगों के। वेलकम बैक टू साइंस विद हर्षल बारोट चैनल। हर्षल भैया के सामने फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे भाई। क्या हाल चाल है तुम लोगों के। सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में। कल साइंस का पेपर है तो हर्षल भैया आ गए ही। हर्षल भैया आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमने वादा किया था। काफी अच्छे तुमने रिस्पॉन्स दिया है मेरे लास्ट वीडियोस पे। अच्छे व्यूज दिए हैं तुमने, अच्छे कमेंट्स दिए हैं तुम लोगों ने। थैंक यू उसके लिए। तुमने 5000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करा दिए हैं। भरोसा करते हो मतलब, तो है भाई, भरोसा करते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखो आज बायोलॉजी स्पेशल वीडियो बोर्ड्स के लिए तुम्हारा लेके आ गए हैं हर्षल भैया चैनल पे। और काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लास्ट ईयर के जैसे, और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी लेके आ गए हैं चैनल के ऊपर। भाई हर्षल भैया आपको हर एक वो चीज बताएंगे आसान भाषा में, जो कुछ जगहों पे लंबे लंबे बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन में मिलती है। क्या होता है, कुछ पॉइंट्स को कुछ टीचर्स इतना डिटेल में पढ़ा देते हैं, इतना डिटेल में कि हम उसका मेन पॉइंट ही भूल जाते हैं। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे हर एक चीज को बहुत आसान सी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट लैंग्वेज में। छोटे तरीके से समझोगे तो वो टॉपिक इजीली माइंड में फिट हो जाएगा। एक टॉपिक को लंबा लंबा आधे आधे घंटे घसीटने का कोई फायदा नहीं है। उसको हम शॉर्ट में समझ लो, आसान भाषा में समझ लो, तो वो टॉपिक इजीली माइंड में फिट हो जाता है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेकर इस चैनल पे आ गए हैं आपके लिए। और मेरे भाई फिर से पूछ रहा हूं, कैसे हो तुम लोग। बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। 2 पेपर साइंस मैथ्स हो गए हैं। ये सॉरी, इंग्लिश हो गया। हाँ भाई, इंग्लिश का पेपर हो गया है तुम लोगों का। और मैथ्स तो तुम जानते ही हो कितना टफ आया था भाई। लेकिन साइंस भी उतना ही टफ आ सकता है, तो हम प्रिपरेशन भी उस हिसाब से ही करेंगे। हम टॉपिक्स को समझेंगे, हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि ज्यादा डिटेल में पढ़ने का टाइम साल भर जा चुका है। और 5-5 6-6 घंटे के वन शॉट रिवीजन वीडियोस देखने की तुम्हारी पावर मुझे पता है नहीं। तो तुम ये शॉर्ट में देखो, और इसमें से क्वेश्चन ऐसे इट इज फुट 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 हवा में से उड़ उड़ के तुम्हारे हाथों तक पहुंच जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, ज्यादा इंट्रो को नहीं खींचते, शुरुआत करते हैं अपन बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला चैप्टर समझते हैं, जो है लाइफ प्रोसेस। भाई लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी के मेन टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देते हैं आपके लिए, ले ले ले। ठीक है भाई। अब लाइफ प्रोसेस आ गया है क्या। आ गया है क्या भाई। हाँ आ गया, ठीक है, चलो बोल रहे तो आ गया होगा। ठीक है भाई, लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले एक सिंपल सवाल पूछता हूं, भाई क्या होते हैं लिविंग और क्या होते हैं नॉन लिविंग। तुम बोलोगे भाई जो जिंदा है, जो सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, जिसका ब्लड पंप करता है, जिसका हार्ट पंप करता है, वो लिविंग है। और जिसमें ये सब नहीं होता वो नॉन लिविंग है। तो जो जिंदा रखने की प्रोसेसेस हैं, वही तो है भाई लाइफ प्रोसेस। हम खाना खाते हैं, वो हमें जिंदा रखती है। तो ये हो गई लाइफ प्रोसेस, जिसको न्यूट्रिशन नाम दिया गया। दूसरा, रेस्पिरेशन। हम सांस लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। हम सांस लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमारे अंदर एनर्जी आती है। एनर्जी बनाना। फिर ट्रांसपोर्टेशन, भाई बॉडी में अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन हार्ट का काम होता है ये। फिर एक्सक्रीशन की बात करते हैं भाई। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी के सारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम। ये सबसे पहले लाइफ प्रोसेस अपन शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन भाई। न्यूट्रिशन, खाना खाना, खाना खाना सबसे जरूरी है भाई। न्यूट्रिशन का मतलब यही होता है, फूड लेना और उससे एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज करना। बॉडी में एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज करना। जब हाथ कट जाता है तो एनर्जी भाई रिपेयरेशन का काम होता है, फिर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। अब भाई न्यूट्रिशन भी होते हैं 2 टाइप के। उसमें सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब ऑटो से ही नाम क्लियर है भाई, यहां तो जो ऑटोमेटिक खाना बनाते हैं, खुद के बॉडी में ही खाना बना लेते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं होते हैं। प्लांट किसी और प्लांट के पास जाकर नहीं बोलता कि तेरा फूफ ये जो अपना फ्रूट है ये मुझे दे दे, और मैं उससे खाना बनाऊंगा, पकाऊंगा, उसको खाऊंगा। प्लांट खुद के अंदर ही खाना बना लेता है, और उस खुद के अंदर ही खाना बनाने की प्रोसेस को नाम दिया गया है
फोटोसिंथेसिस। तो चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, फोटोसिंथेसिस समझते हैं। क्या है भाई ये फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या लेता है मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और साथ में रूट्स से, कहां से भाई? रूट से वाटर खींचता है और इन दोनों को कंबाइन करता है और साथ में हवा से क्या लेता है? सनलाइट लेता है, यानी सूरज की रोशनी लेता है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमें आग की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही इनको सनलाइट की जरूरत पड़ती है। और जब ये मिक्स करते हैं तो बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं भाई? दिख गया होगा स्क्रीन के ऊपर तुम लोगों को, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन गया। और ये कहां पे हो रहा है भाई? सारा काम लीफ पे हो रहा है और यही लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और यही सारा फोटोसिंथेसिस में फिर हेल्प करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, वाटर पानी नीचे से रूट्स ने खींच लिया, क्योंकि पानी ऊपर से नहीं आएगा, पानी रूट्स से खींचा जाएगा। मिक्स करा, बनाया ग्लूकोज। ठीक है भाई। फिर प्लांट्स के पास होता है स्टोमेटा। प्लांट्स पे क्या होता है भाई? स्टोमेटा होता है। ये प्लांट की नाक होती है जो गैसियस एक्सचेंज का काम करती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखना भाई, हर स्टोमेटा के पास दो गार्ड सेल होते हैं। जैसे मेरे नाक के पास ये बाहर वाली लेयर दिख रही है ना भाई, ये वाली लेयर, वैसे ही इसके पास गार्ड सेल होते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं। तो जब इसमें पानी भरा हुआ होता है तो ये ओपन होता है, और जब इसमें पानी कम हो जाता है तो ये क्लोज हो जाता है। इससे 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 कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। मतलब प्लांट का सांस लेने की जगह है स्टोमेटा। प्लांट की सांस लेने की जगह है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर। ठीक है मेरे भाई, ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये तो बहुत इजी सा कंसेप्ट था यार। कि क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस ने फिर सब कुछ बनाया, है ना, ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन बनाई, क्लोरोफिल ने सनलाइट एब्जॉर्ब करी थी, और ये सब कहां हुआ? लीफ सरफेस पे हुआ। ठीक है भाई। लीफ में बहुत सारी लेयर्स होती है, ठीक है, वो लेयर्स पे अलग अलग जगह पर सबसे नीचे प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। ठीक है। फिर ये तो खाना दूसरों से लेने की बात करते हैं अपन, कि भाई खाना दूसरों से लेकर बनाना, है ना, प्लांट तो खुद खाना खुद बना रहे, खुद का खाना खुद बना रहे, लेकिन ह्यूमन जैसे हम खाना दूसरों से लेते हैं, बाहर दुकान से लेके आते हैं, उसको पकाते हैं और खाते हैं। ठीक है। तो ये होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो भाई हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन आ गया है, बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? अब देखो, आसान भाषा में इसको भी बहुत इजी समझते हैं भाई। भाई जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, क्या हम हमारे शरीर में खाना बना सकते हैं? नहीं, हमें प्लांट के पास जाना पड़ेगा और उसके अंदर से उसकी सब्जी तोड़नी पड़ेगी, उसको पकाना पड़ेगा और उसको खाना पड़ेगा। अब इसके भी भाई दो तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला होलोजोइक होता है। अब इसका ना भाई ये एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछ ले होलोजोइक का पैटर्न बताओ कि होलोजोइक न्यूट्रिशन काम कैसे करता है, तो पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू में कभी कभी मैंने देखा है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल में एनिमल्स होते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, भाई हम खाना कैसे खाते हैं, इंसान हम खाना कैसे खाते हैं? आसान है, खाने को पहले निगलते हैं, चबाते हैं और उसको अंदर निगलते हैं, इंजेस्ट बोलते हैं उसको। हम खाने को इंजेस्ट करते हैं, फिर पेट में उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो जो वेस्ट बचता है उसको इजेस्ट करते हैं। इजेस्ट मतलब बाहर निकाल देते हैं। ठीक है भाई। तो हम होलोजोइक होते हैं, ह्यूमन बींग्स आर होलोजोइक, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर होलोजोइक इन नेचर। एमसीक्यू में आ गया तो भूलना मत। ओके भाई, ओके भाई। फिर दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये होता है भाई डेड और डीकेइंग, मतलब सड़ा गला खाने से खाने को ले लेता है। जैसे फंजाई, ये एंजाइम्स को बाहर रिलीज करता है और फूड को बाहर ही डिसॉल्व कर लेता है और फिर उसको वापस खींच लेता है।
ये खाने को बॉडी से बाहर डिसॉल्व करता है और अंदर खींच लेता है। तो फंगाई का फंक्शन याद रखना बोर्ड में। ये जो अंदर के टॉपिक्स होते हैं ना भाई, ये जो अंदर के टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो। अब देखो आगे समझते हैं अपन, आगे समझते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई देखो, बहुत बढ़िया टॉपिक है ना। तो फंजाई ने क्या करा, बाहर खाना डिसॉल्व कर लिया, बाहर खाने को डाइजेस्ट कर लिया और फिर उसको निगला। फिर तीसरे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। भाई पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल है इसका कुस्कुटा प्लांट। और ये कुस्कुटा प्लांट का काम होता है, ये खुद तो खाना दूसरों से लेता है, दूसरों पर डिपेंड करता है, पैरासाइट होस्ट बोलते हैं उसको, पर उसको बीमार भी कर देता है, इसीलिए इन्हें पैरासाइटिक बोलते हैं। ये दूसरों को बीमार भी कर देता है। ओके भाई, ओके भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आया? कब कुछ समझ में एकदम क्लियर है? कोई कोई दिक्कत परेशानी नहीं? हर चीज आसान लैंग्वेज में आप तक पहुंच रही है? नहीं समझ आए तो कमेंट में बताओ, हाथों हाथ शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगा। फिर अपन बात करते हैं अमीबा की। अमीबा, अमीबा क्या करता है भाई? अमीबा का सिंपल सा कंसेप्ट समझो। देखो डायग्राम आ गया क्या स्क्रीन के ऊपर? आ गया है क्या? हाँ, ये बढ़िया डायग्राम है, इसको यूज करते हैं अपन। देखो, एक दिख रहा होगा तुमको अमीबा। अमीबा होता है भाई यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो पार्ट होता है, ये जो सेल होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये एक ही सेल से बना होता है। पर इसका भी हरकतें इंसानों वाली है। ये क्या बोलता है भाई, मैं भी खाना खुद नहीं बनाऊंगा, मुझे दूसरा कोई चाहिए। अब ये दूसरे के पास जाता है, और ये तो भाई ना इसमें मुंह है ना पॉटी करने की जगह है, कुछ नहीं है इसके पास। तो ये क्या करता है, अपने बॉडी को एक ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे मेरा हाथ दिखा है, ऐसे शेप में बॉडी के हिस्से बनाता है, दो पैर जैसे बनाता है। पैरों को साइंस की भाषा में पोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पोडिया बोलते हैं। और ये नकली पैर जैसा बनाता है और खाने को अपने अंदर खींच लेता है, खाने को अपने अंदर खींच लेता है। और ये जो खींचने की जो ये जगह है, जो ये मेरा हाथ वाली जगह है, दिख रही है तुमको, एक गोदी मेरी, है ना, इस जगह को वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वैक्यूल बोलते हैं। और ये वैक्यूल में खाना आता है और इसको अंदर खींच लेता है। अब ये जो पैर बनाए थे, इसको स्पोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पोडिया बोलते हैं। और ये नकली पैर थे, है ना, थोड़ी देर के लिए उसे बनाए थे कि भाई खाना आ रहा है, चलो खा लूं, है ना। तो ये नकली पैर थे, और नकली को साइंस की लैंग्वेज में स्यूडो बोलते हैं। इसीलिए इसको नाम दिया गया स्यूडोपोडिया, मतलब फेक यानी नकली पैर। ठीक है भाई, ठीक है भाई। सूडोपोडिया समझ में आया? कोई भी पूछे स्कूल में, टीचर को जाके बता देना, सर हम जानते हैं सूडोपोडिया क्या होता है। ओके मेरे भाई। फिर ये तो हो गई अमीबा की बात की। अमीबा ने खाना खा लिया, सेम प्रोसेस से वो बाहर निकाल देता है। अब अपन चलते हैं हवाए ऊपर, इंसानों के ऊपर। इंसान खाना कैसे खाते हैं? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके भाई, इंसानों का खाना खाने की बात करते हैं भाई, तो ह्यूमन डाइजेशन होता है माउथ से स्टार्ट। हमारे अंदर होता है माउथ, माउथ से हम खाना खाते हैं और खाने को अंदर निगलते हैं। तो डाइजेशन, हमारा खाना पचाना माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। भाई हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो सलाइवा यानी थूक बनाती है। और उसमें एक एंजाइम होता है जो खाने को पचाने में हेल्प करता है, जिसको सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। ये भाई स्टार्च को खाने में जो स्टार्च होता है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अब भाई खाना जाता है स्टमक में, और स्टमक में जाने के लिए गले में एक नली होती है ना। अब वो नली जो होती है उसको ईसोफेगस बोलते हैं। अब तुम खाना खाते हो तो खाना के एकदम से पेट में गिर जाता है क्या? नहीं गिरता। वो खाना धीरे धीरे पेट में जाता है, और उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जिससे खाना धीरे 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 पेट तक पहुंचता है। खाना एकदम से टप करके खाने पेट स्टमक में नहीं गिरता, वो तो दुखेगा, है ना भाई। ठीक है, अब स्टमक में खाना पहुंच गया है, तो स्टमक का डायग्राम आ गया होगा। वैसे तो शायद मुझे पूरा डिस्प्ले कर देना चाहिए, ये पूरा ही डिस्प्ले है क्या, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम? हाँ भाई, पूरे डिस्प्ले है। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं। स्टमक में घुस गए हम लोग, स्टमक की बात करते हैं अपन। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में क्या होता है? स्टमक में क्या होता है भाई? स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये तीन चीजें रिलीज करती हैं। पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा, पेप्सिन। और तीसरा, म्यूकस। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है
ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो खाने के हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारता है। और पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, वो पेप्सिन को ये HCl एक्टिवेट करता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ध्यान रखना। प्रोटीन ब्रेकडाउन स्टमक में होता है जिसको पेप्टोन में तोड़ते हैं और वो तोड़ता है पेप्सी और उसको एक्टिव करता है हमारा एसिड HCl। ठीक है भाई। अब म्यूकस का ये काम होता है कि वो एसिड से, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। ओके, फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है। यहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है। और फिर हाँ मेरे भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। लिवर डायग्राम मैंने एज इट इज तुम्हारे लिए दिखा दिया है। लिवर की बात करते हैं। अब लिवर बनाता है बाइल जूस। क्या बनाता है भाई? बाइल जूस बनाता है। और बाइल फैट को, फैट जो होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। मतलब फैट के तोड़ने की प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। भाई तुम कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं? तुम नोट्स लिख रहे हो कि नहीं? ये जो आ रहे हैं ये नोट्स लिख लो, एंड टाइम पे रिवाइज करने की काम आएंगे। वरना अर्शल भैया का वीडियो तो है ही, इमल्सिफिकेशन क्या है, हाथों हाथ वीडियो खोला, कौन से मिनट पे ये टाइम था देख लिया। ओके भाई। फिर पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज में अमाइलेज प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है, लाइपेज प्रेजेंट होता है। अब इसकी डिटेल में ज्यादा घुस नहीं रहा हूं, है ना? अब अपन बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। भाई ये फाइनल डाइजेशन करते हैं और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है विलाई। विलाई क्या करती है? ये फूड को स्टमक से, मतलब पेट में जो खाना हमारे इस एरिया में है उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी तक पहुंचा देती है। और ये बॉडी तक पहुंचाने का काम विलाई करती है। और ये सरफेस एरिया भी बढ़ाती है इंटेस्टाइन का। तो बोर्ड में कभी पूछ ले, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में कभी पूछ ले कि भाई क्या क्या करती है ये, तो ये सरफेस एरिया बढ़ाती है सो दैट हमारा खाना प्रॉपरली बॉडी में इधर से उधर एब्जॉर्ब हो सके। जो हमने खाया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारा खाना एब्जॉर्ब करती है। और यही खाना जब एब्जॉर्ब होके बॉडी के सेल्स तक पहुंचता है तो उसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन याद रखना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। एसिमिलेशन की प्रोसेस पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये बॉडी के सेल तक पहुंचाने की प्रोसेस है। अब अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि भाई खाना तो खा लिया, अब सांस लेते हैं, तो चलो थोड़ी सी योगा करते हैं और रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन बेसिकली बॉडी की एनर्जी बनाने की प्रोसेस है। बॉडी में ग्लूकोज होता है जिसको तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी बनाई जाती है और उस एनर्जी को एटीपी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ग्लूकोज एटीपी एनर्जी बनाता है और एटीपी एनर्जी बन के बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाती है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। बोर्ड में कभी कभी पूछ लेते हैं कि कितनी एटीपी बनती है, तो याद रखना एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का, चलो आगे समझते हैं, फिर भी बता देता हूं। ऑक्सीजन का यूज जब हम सांस लेने में लेते हैं तो 36 से लेके 38 एटीपी बनता है। भूलना मत, 36 से लेके 38 एटीपी बनता है। ये एनर्जी है। ये क्या है मेरे भाई? एनर्जी है जो बॉडी को मिल रही है। तो एटीपी के फॉर्म में मिल रही है, तो कितनी एटीपी मिल रही है? 36 से 38। एनसीईआरटी में 38 लिखा है लेकिन हम स्पेसिफिक बताते हैं 36 से 38, 36 से 38। ठीक है भाई, कब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन समझ लिया हमने। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। ओके भाई, इससे ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और एनर्जी इससे बहुत ज्यादा रिलीज होती है। तो भाई अब अपन समझते हैं
एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, याद रखना बोर्ड के लिए जरूरी है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट में प्रेजेंट होती है। ये ग्लूकोज से इथेनॉल बनाता है, ग्लूकोज से इथेनॉल और CO2 बनाता है। फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। भाई ये मसल्स में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनाता है। अब अपन समझते हैं स्टेजेस ऑफ ब्रीदिंग। इनहेलेशन समझते हैं। इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना और गैस का एक्सचेंज हुआ कि ऑक्सीजन बॉडी में गई और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आती है। तो यही होता है भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये होती है एल्वियोलाई में। हमारे लंग्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं, और ये एल्वियोलाई क्या करती हैं, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर छोड़ देती है और बॉडी के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है। लंग्स से सारा माल नाक से बाहर हो जाता है। एल्वियोलाई में ये मेन साइट होती है। तो भाई बोर्ड में एल्वियोलाई रिलेटेड पूछ लें कि मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, तो वो है एल्वियोलाई। फिर अपन, ये तो इंसानों की बात हो गई, अब अपन प्लांट्स पे चलते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं भाई, प्लांट्स में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले पार्ट में कि ये होता है स्टोमेटा में। किसमें होता है भाई, स्टोमेटा में होता है। स्टोमेटा में डिफ्यूजन होता है और डिफ्यूजन में रूट्स में सॉइल एयर स्पेसेस में से ये सारी वाटर और ऑक्सीजन को खींच लेता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब कुछ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म देख लो। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैसे सांस लेते हैं, तो सबसे पहले फ्रॉग, और फ्रॉग बोर्ड्स वालों का फेवरेट होता है। तो फ्रॉग स्किन और लंग्स से रेस्पायर करते हैं, मतलब फ्रॉग अपनी स्किन से सांस लेता है। ठीक है। और अब अपन समझते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी, क्या रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बोल रहा हूं भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस का अपन समझते हैं। ह्यूमंस में सबसे पहले होते हैं नॉस्ट्रिल, फिर नॉस्ट्रिल के बाद थोड़ा पीछे जाते हैं, यहां पर आती है नेजल कैविटी, दिख रहा होगा इमेज में तुमको। फिर फेरिंग्स और लैरिंग्स होते हैं। फिर नीचे आती है एक पाइप जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, यहां से यहां तक। फिर आती है ब्रोंकाई, और फिर वो ब्रोंकाई दो हिस्सों में टूटती है जिनको ब्रोंकियोल बोलते हैं, और यही ब्रोंकियोल लंग्स में एंटर कर जाते हैं, और लंग्स में एंटर करते हैं और इनमें छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है। और एल्वियोलाई में तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है। रास्ता पूरा ऊपर का है लेकिन एक्सचेंज कहां हो रहा है, कहां हो रहा है, कहां हो रहा है, कहां हो रहा है भाई, एल्वियोलाई में एक्सचेंज हो रहा है। तो ध्यान रखना, एग्जाम के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। फिर अगला टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो है ट्रांसपोर्टेशन। मतलब अब अपन ट्रक की कहानी समझेंगे। बॉडी में एक माल दूसरे जगह तक कैसे इधर से उधर पहुंचता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें मेन काम करता है हमारा ब्लड। ब्लड हमारा खून, हमारा रेड कलर का प्यारा प्यारा जो हम किसी के लिए भी बहा देते हैं ना, वही ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मा। ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, इसका लिक्विड पार्ट होता है। और ब्लड में प्रेजेंट होते हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, जिनमें ऑक्सीजन होती है। व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। और प्लेटलेट्स जो ब्लड की क्लॉट बना देते हैं। तुमको कभी चोट लगी हो तो उस पर आगे खून जब जम जाता है तो वो जमा हुआ खून ही प्लेटलेट के फॉर्म में आता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें होती है। व्हाइट ब्लड सेल बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बॉडी में इंफेक्शंस वायरस से लड़ने का काम करता है। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को बॉडी में कैरी करता है, इधर से उधर ऑक्सीजन लेके जाने का काम करता है। और ये सब कब होता है, जब ये हार्ट से पास होता है। तो आओ भाई, इस बार हार्ट का डायग्राम तुम्हारी बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। हार्ट का डायग्राम दे सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि भाई इसमें ये एक्स है, ये वाई है, इसको लेबल करो। तो भाई हार्ट का डायग्राम बहुत जरूरी है। तो हार्ट के होते हैं चार चेंबर। राइट साइड में दो चेंबर होते हैं, एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट में भी सेम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब क्या होता है भाई, अपन आसान भाषा में समझते हैं। राइट साइड में देख लो, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। राइट साइड में
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन जिस ब्लड में ऑक्सीजन जिस ब्लड में ऑक्सीजन जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स को देता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट में आता है, जो लंग्स ऑक्सीजन भेज रहे हैं नीचे। जो लंग, ये वाला डायग्राम देखो, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आया तुमको। आ गया क्या? जो ब्लड लंग्स भेज रहे हैं, जो ऑक्सीजन लंग्स भेज रहा है, वो लेफ्ट साइड में आता है और ये पूरी बॉडी में फ्लो कर जाता है। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है सारा, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेके ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन वाला, तो ऑक्सीजन लंग्स से लेके हार्ट में लाता है और लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी में इधर उधर चला जाता है। ठीक है, अब ये तो ह्यूमन सर्कुलेशन हुआ और हार्ट का इंपॉर्टेंट डायग्राम था। अब थोड़े मोटे एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे फिश के हार्ट में 2 चेंबर्स होते हैं। कुछ एम्फीबियंस, वो एनिमल जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी, उनके हार्ट में 3 चेंबर होती है। लेकिन बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4 चेंबर वाला हार्ट ही प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब अपन समझते हैं ब्लड प्रेशर। कई सारों की मम्मी के, कई सारों के पापा का ब्लड प्रेशर तुम्हारी हरकतों के कारण ऊपर नीचे होता है, वही ब्लड प्रेशर समझते हैं। तो वर्ड ब्लड प्रेशर में 2 चीजें होती है। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, आ गया क्या स्क्रीन पे भाई? एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब वो प्रेशर जब हार्ट दबता है, ऐसे धूप धूप में जब वो दबता है, कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रेशर होता है। और जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है, जब हार्ट वापस से खुल जाता है, डुब खुल जाता है, तो उससे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। यही भाई ब्लड प्रेशर होता है। और फिर लिम्फ समझते हैं भाई। लिम्फ टिश्यू फ्लूइड का ही पार्ट है और इसका काम होता है फैट को ट्रांस सॉरी फ्लैट को ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी की इम्यूनिटी संभालना और एक्सेस फ्लूइड को रिटर्न कर देना। एक्सेस फ्लूइड बॉडी में आ जाता है तो उसको क्या कर देता है? रिटर्न कर देता है। और यही वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं भाई? एक्सक्रीशन। आ गई, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक्सक्रीशन नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं भाई। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने की प्रोसेस है। ये मेनली होता है किडनी में। ठीक है, किडनी से जाता है यूरेटर में और उसके बाद जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पर हमको सूसू का प्रेशर बनता है और यूरेथ्रा से सारी सूसू वेस्ट मटेरियल को लेके बॉडी से बाहर निकल गई। शांत हो गए सब, शांत हो गए। ठीक है, अब ये सब होता कैसे? अब देखो, चाय की छन्नी होती है, चाय की छन्नी, वैसे ही किडनी में भी ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक छन्नी होती है, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का डायग्राम याद रखना बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन बनाने को दे देंगे, या फिर से बोल रहा हूं, लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन देखो, नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं, नेफ्रॉन के पार्ट्स देख लो, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तुम ढूंढते जाओ, मैं तुमको दिखाते जाता हूं। एक होता है बोमेंस कैप्सूल इसके अंदर, फिर आता है ग्लोमेरुलस, फिर आता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल, फिर इसमें एक लूप जैसा बना हुआ है, उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, फिर आती है डिस्टल टिब्यूल। ठीक है, अब देखो, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आती है। इसका वर्किंग क्या होता है? तो ब्लड ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है, यूजफुल सब्सटेंस जो होते हैं वहां पे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, वापस बॉडी के काम आ जाते हैं और वेस्ट यूरिन बनकर कलेक्टिव डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है नेफ्रॉन का, तुम्हारी बोर्ड के एग्जाम के लिए बता रहा हूं, भूलना मत। नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेफ्रॉन का डायग्राम में लेबलिंग आ ही जाती है, तो ध्यान रखना भाई। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन तो ध्यान ही रखना, कभी आ गया तो पछताओगे नहीं, क्योंकि अचल भैया ने तुमको बताया था, इसका वर्किंग बता दिया है। फिर आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस मशीन क्या होती है? तो भाई देखो, हीमोडायलिसिस ब्लड फिल्टर करने का बाहर से काम करती है। भाई जब शरीर में किडनी फेल हो जाए तो ये काम करता है
मशीन्स के थ्रू। मशीन्स क्या करती है, किडनी का काम बाहर से करने का काम करती है, उस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस बोलते हैं। और एक फेमस गुरुदेव है जिनकी हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे प्रेमानंद जी, वो भी यही डायलिसिस की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो यही होता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस ब्लड फिल्टरेशन का काम होता है। जब किडनी काम नहीं करती तो मशीन्स के थ्रू उसको हेल्प करी जाती है। फिर प्लांट भी गैसेस एक्सचेंज करता है, तो ये तो तुमको बताया था, लेकिन प्लांट भी एक्सक्रीशन भी करते हैं। तो प्लांट एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? प्लांट गैसेस स्टोमेटा से रिलीज करते हैं, ठीक है, यही उनका एक्सक्रीशन भी होता है। और ये क्या करते हैं, कभी कभी ओल्ड लीव्स, जो पुरानी लीव्स होती है, उसको शेड ऑफ कर देते हैं, उसको शरीर से, प्लांट की बॉडी से नीचे गिरा देते हैं। तो भाई ये थी हमारी सांस फूल गई भाई, लाइफ प्रोसेस चैप्टर। ठीक है, लाइफ प्रोसेस आ गया समझ में, लाइफ प्रोसेस इजी था, है ना, बेसिक डिटेल्स को सारी दे दी। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। भाई चैप्टर को अगर आपने प्रॉपरली समझ लिया ना इस वाले, तो नर्वस सिस्टम, ब्रेन, हार्मोन्स सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, इस पे भी कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है, न्यूरॉन का डायग्राम है, इसमें न्यूरॉन बहुत जरूरी है बोर्ड्स के लिए, तो न्यूरॉन समझते हैं भाई। ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, इसमें रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल नहीं मारना है इसमें रट्टा, पर मारना भी पड़ेगा, कुछ फंक्शंस को याद भी करना है, तो है ना, रट्टा भी मारना है, हर एक चीज को समझना भी है। तो चलो शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की कहानी। तो सबसे पहले समझते हैं, स्वाहा आ गया है भाई, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। अब भाई कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का मिलकर काम करना, ताकि प्रॉपर बॉडी को रिस्पॉन्स मिले। कब उंगली हिलाना है, कब मुंडी हिलाना है, कब हाथ हिलाना है, कब कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल, अगर आपने गर्म तवा टच करा तो हाथ तुरंत पीछे चला जाएगा। इस प्रोसेस में स्किन से हीट डिटेक्ट की, स्किन ने हीट डिटेक्ट की, हीट को देखा, और नर्व ने सिग्नल भेजा और मसल को बोला कि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, तुम पीछे आ जाओ, वरना तुम्हारा हाथ जल जाएगा। सबने मिलके काम किया ना भाई, मसल्स ने काम किया, नर्व्स ने काम किया, दिमाग ने काम किया, यही सारा मिलन जुलन कहलाता है कोऑर्डिनेशन। और भाई यही होता है नर्वस सिस्टम भी। भाई क्या होता है इसमें, होते हैं हार्मोनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आगे समझते हैं अपन क्या, सब समझेंगे, सब पे आ रहा हूं, टेंशन मतलब। सबसे पहले नर्वस सिस्टम समझते हैं। तो नर्वस सिस्टम बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू काम करता है, जिसे हम नर्व इंपल्स कहते हैं। इसके दो मेन पार्ट होते हैं, नर्व इंपल्स के बाद इसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक CNS होता है जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, दूसरा PNS होता है जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब अपन उससे पहले समझते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लो भाई। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के बेसिक यूनिट है, ठीक है, ये सेल है छोटे छोटे जो काम करते हैं। इसके 4 मेन पार्ट होते हैं, और ये डायग्राम न्यूरॉन का बोर्ड के लिए ये भी ध्यान रखना, ये डायग्राम बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार न्यूरॉन का डायग्राम एग्जाम में एज इट इज आया है। और लेबलिंग याद रखना भाई, लेबलिंग मत छोड़ना। तो न्यूरॉन का डायग्राम डिटेल वाला डिस्प्ले हो गया है क्या? न्यूरॉन का डायग्राम डिटेल वाला डिस्प्ले हो गया है क्या? हो गया क्या? हो गया क्या? हो गया, अच्छा ठीक है। तो भाई न्यूरॉन में 4 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहला डेंड्राइट होता है, ये ट्री जैसा होता है ना, ट्री जैसा होता है, और ये सिग्नल आगे से हेड की तरफ से खींच लेता है, सिग्नल्स रिसीव करता है। फिर ये सिग्नल जाते हैं सेल बॉडी में, जिसको हम साइटोन बोलते हैं। साइटोन ध्यान रखना है वर्ड भाई, इसमें न्यूक्लियस होता है और ये सारी इंफॉर्मेशन को अंदर प्रोसेस करता है। फिर तीसरा एक्सॉन होता है, ये लंबी प्रोजेक्शन होती है जो इंपल्स को आगे की तरफ, जो सिग्नल को आगे की तरफ पुश करती है। फिर आता है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन आखिरी पॉइंट होता है जिससे एक सिग्नल दूसरे न्यूरॉन की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ऐसे करके सिग्नल ट्रेवल करते हैं, और इसी को हम ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। तो समझते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स।
भाई क्या होता है, जब स्टिम्युलस मिलता है, जब हमें कोई झटका मिलता है, तो डेंड्राइट आगे का पार्ट एक्टिव होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहां पर जनरेट होता है। ये सिग्नल सेल की बॉडी में आया, एक्सॉन में गया, और एक्सॉन के बाद आगे की तरफ ट्रेवल करता है। एक्सॉन के एंड पर गैप होती है, वो गैप दूसरे न्यूरॉन से चिपकी होती है। उस गैप कैसे चिपकी होगी, मतलब उन दोनों के बीच में एक छोटी सी गैप होती है, उसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं भाई? साइनेप्स बोलते हैं। यहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल रिलीज होता है जो नेक्स्ट न्यूरॉन को एक्टिव करता है और उसमें सिग्नल घुसा देता है। ठीक है, वो केमिकल नेक्स्ट न्यूरॉन को एक्टिव करता है और उसमें घुस जाता है, और न्यूरॉन एंड में जाके हमारी मसल को बोलता है कि भाई चल उंगली तू उठ। अभी उंगली उठी तो यहां पर कौन अटैच्ड है? नर्व्स, न्यूरॉन अटैच है, और ये न्यूरॉन ने किसको उठाया? मसल को उठाया। अब जिस पॉइंट से मसल और न्यूरॉन चिपका है, तो न्यूरॉन और मसल के मिलन को बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है मैं, यहां पर न्यूरॉन केमिकल रिलीज करता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, और इसी से मूवमेंट पॉसिबल होता है। फिर रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। लास्ट ईयर भाई इसका डायग्राम बनाने को आ गया था, तो देख लो इसका डायग्राम 2025 में, हाँ 2025 में इसका डायग्राम बनाने को आ गया था। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हुए थे, बोले अचल भैया इतना मुश्किल डायग्राम बनाए कैसे? आधा टेक तो डायग्राम बनाने में चला गया। तो आ जाए तो याद रखना भाई ये डायग्राम। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है भाई? रिफ्लेक्स एक्शन होता है क्विक, एकदम तेज। एग्जांपल मान लो गर्म चीज है जिसमें तुम्हारा हाथ एकदम से टच हुआ और हाथ एकदम से झटके से पीछे चला गया, भाई आई का ब्लिंक करना, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का काम नहीं होता, ब्रेन का काम नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन में सोचने का काम करती है स्पाइनल कॉर्ड, और यही उसको कंट्रोल करती है। अब इसका पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क का। रिफ्लेक्स आर्क मतलब वो पूरी प्रोसेस जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन चल रहा है, उसके अब उसका जो पूरा पाथवे होता है उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टिम्युलस आया, हमको झटका लगा, फिर अंदर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। कौन प्रेजेंट होते हैं भाई? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर उस झटके को अंदर खींचते हैं, ये भेजते हैं सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी पीठ में होती है, स्पाइनल कॉर्ड को बोलती है कि भाई मेरे को झटका लगा। स्पाइनल कॉर्ड फटाफट से एक मोटर गाड़ी यानी मोटर न्यूरॉन भेजती है और बोलती है मसल को कि मसल चल भाग, भाग वहां से, और वही कहलाता है इफेक्टर। यहां पर प्रेजेंट है इफेक्टर, जिसने मसल को बोला कि तेरा हाथ जल रहा है, उसको हटा ले, फटाक से हटा ले। फटाक से सारे सिग्नल्स पहुंचे मोटर गाड़ी से, और उस मोटर गाड़ी को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मोटर न्यूरॉन बोलते हैं उसको। ठीक है मेरे भाई, तो ये था रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बोर्ड में कभी सवाल पूछ ले कि भाई व्हाई इज रिफ्लेक्स एक्शन फास्टर देन वॉल्यूंटरी एक्शन। वॉल्यूंटरी एक्शन मतलब वो एक्शन जो हम सोच समझ के करते हैं, जो हम कंट्रोल से करते हैं, लेकिन ये तो कंट्रोल में ही नहीं है, एकदम झटका लगा हाथ अपने आप पीछे चला गया, ये हमने कंट्रोल नहीं किया, ये अपने आप हुआ। तो बिकॉज रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड डज नॉट इन्वॉल्व ब्रेन इनिशियली, सो रिस्पॉन्स इज क्विकर। ब्रेन का इसमें यूज नहीं होता, ब्रेन धीरे काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड फट से काम करती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जल्दी से हमारे बॉडी को एक्टिव करती है, और जो करंट हमको लगा उसका झटका हमारे कंट्रोल में नहीं रहा और उसने हाथ को पीछे खींच लिया। क्या तुम सोचते हो कि मुझे हाथ पीछे खींचना है? नहीं, हमारा बॉडी अपने आप ये काम करता है। और इसी के बाद हम समझते हैं इंसानों का ब्रेन, ये पार्ट होता है सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब ब्रेन के मेजर 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के पार्ट्स भी बोर्ड के लिए ये डायग्राम भी जरूरी है। डायग्राम्स 2-3 मैंने बता दिए आज के लेक्चर में तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला फोर ब्रेन होता है आगे, फिर मिड ब्रेन होता है बीच में, हाइंड ब्रेन होता है पीछे नीचे की तरफ। अब फोर ब्रेन में पाए जाते हैं सेरेब्रम। फोर ब्रेन में सेरेब्रम, नोट्स डाल दिए। फोर ब्रेन में आगे की तरफ सेरेब्रम प्रेजेंट होता है, जो थिंकिंग का काम करता है, इंटेलिजेंस का काम करता है,
और मेमोरी का काम करता है, और वॉल्यूंटरी एक्शंस यानी जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। बॉडी के सारे सिग्नल्स यही रिसीव होते हैं। ओके भाई। ऑल्फैक्टरी लोब्स यहाँ पे होते हैं जो स्मेल डिटेक्ट कर सकते हैं। याद रखना भाई, भूलना मत, भूलना मत। फिर अपन समझते हैं हाइपोथैलेमस। दिख रहा होगा इमेज में तुमको, नीचे की तरफ देखो। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारी भूख और प्यास को कंट्रोल करता है, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, और हमारे इमोशंस को भी यही कंट्रोल करता है। हमें प्यार हो गया है तो कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रही है। फिर इन सबकी मम्मी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? मास्टर ग्लैंड। भाई ये सारी बॉडी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स सारी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। तो बोर्ड में अगर पूछ ले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में तो शौक मत होना, पिट्यूटरी ग्लैंड पूछी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी है। तो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड, जैसे व्हाई इज पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके भाई। फिर मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन कंट्रोल करता है विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटोरी रिफ्लेक्स, मतलब हमारे देखने और सुनने की शक्ति को कंट्रोल करता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है हाइंड ब्रेन बोर्ड के लिए, हाइंड ब्रेन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो देखो हाइंड ब्रेन का काम क्या होता है? हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सेरेबेलम, सेरेबेलम क्या करता है? ये बॉडी में बैलेंस बना के रखता है। हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारा बैलेंस बनता है ना, वो सेरेबेलम से बनता है। हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है और हमारी मसल्स में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। फिर पॉन होता है, कुछ और नहीं बोल रहा हूं, PON, पॉन। पॉन क्या करता है? हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को, और ये क्या करता है? हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जैसे हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, हमारी सांस लेना। अगर मेड्यूला डैमेज हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। तो मेड्यूला हमारे हार्ट, ब्रीदिंग, लंग्स, इन सबको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ओके मेरे भाई। फिर अपन आगे बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। भाई स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम यानी पीठ के पीछे वाले हिस्से के अंदर प्रोटेक्ट होती है। जो हड्डी होती है हमारी पीछे पीठ पे, इस पे मतलब पूरी तरीके से उसके अंदर प्रोटेक्टेड होती है। इसके काम क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना और ब्रेन से बॉडी के बीच का रास्ता बनाना, ब्रेन से बॉडी के बीच का पाथवे बनाना, ये काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का। फिर अपन समझते हैं पीएनएस। ठीक है भाई। पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भाई पीएनएस सीएनएस को बॉडी के बाकी पार्ट से कनेक्ट करता है, मतलब ब्रेन को बॉडी के अलग अलग हिस्सों से कनेक्ट करता है। पहला क्रेनियल नर्व्स, ये ब्रेन से निकलते हैं। दूसरा स्पाइनल नर्व्स, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। और तीसरा विसरल नर्व्स, ये इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके भाई, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब ये तो हुई इंसानों की बात। अब चलते हैं थोड़ा सा प्लांट्स की तरफ। तो प्लांट में भी नर्वस सिस्टम होता है, मतलब प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता लेकिन वो भी कोऑर्डिनेशन करते हैं। प्लांट ग्रोथ के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है। जैसे मिमोसा प्यूडिका, तुमने सुना होगा छुई मुई का प्लांट। वो लीव्स कैसी होती है, उसको टच करो तो ऐसी फोल्ड हो जाती है। मिमोसा प्यूडिका सेंसिटिव प्लांट बोलते हैं। ठीक है। ये ग्रोथ नहीं है, ये वाटर मूवमेंट के कारण होता है। इसको टर्गर प्रेशर भी बोलते हैं। इसमें टर्गर प्रेशर चेंज होता है। और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? बोर्ड में ट्रॉपिक मूवमेंट से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, डायग्राम के साथ आया था, तो डायग्राम दिखा देंगे। ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब ग्रोथ मूवमेंट प्लांट का। भाई फोटोट्रॉपिज्म सबसे पहला पार्ट होता है, देख लो आगे आगे।
भाई फोटोट्रॉपिज्म मतलब प्लांट उसी डायरेक्शन में ग्रो करेगा जिस डायरेक्शन में लाइट प्रेजेंट होती है। प्लांट उसी डायरेक्शन में ग्रो करता है जिस डायरेक्शन में लाइट होती है। दूसरा जियोट्रॉपिज्म मतलब कुछ प्लांट ग्रेविटी की तरफ नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। और तीसरा हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये वाटर की तरफ ग्रो करते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर और उसकी तरफ ये ग्रो करते हैं। कुछ कीमोट्रॉपिज्म होते हैं तो ये केमिकल्स की तरफ ग्रो करते हैं। मतलब जैसे पॉलन ट्यूब होती है प्लांट पे, है ना, ये फ्लावर है, पॉलन ट्यूब होती है, तो ये कहां की तरफ ग्रो करता है, ये केमिकल जहां इसको केमिकल दिख गए उसकी तरफ ये ग्रो करने लग जाता है। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बोर्ड के लिए पूछ लेते हैं इसमें से सवाल। ये 3-4 पॉइंट्स में से क्वेश्चन घुसा घुसा के पता नहीं कहां कहां से ढूंढ के क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में। तो भाई, तो फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म इज ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। फोटो मतलब लाइट, लाइट की तरफ ये ग्रो करता है। प्लांट की स्टेम सनलाइट की तरफ घूमने लगती है, बेंड होने लगती है। फिर प्लांट में हार्मोन होते हैं कुछ, वो होते हैं सबसे पहला ऑक्सिन, याद रखना एग्जाम के लिए जरूरी है, लास्ट ईयर भी आ गए थे। ऑक्सिन ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है और स्टेम को लाइट की तरफ मूव करता है। फिर गिबेरलिंग्स या जिबेरलिंग्स या जिब्रेलिंग्स जो तुमको बोलना है, ये स्टेम को लंबा करते हैं। फिर तीसरा साइटोकाइनिन, ये प्लांट के अंदर सेल डिवीजन करता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एब्सिसिक एसिड देख लो, एब्सिसिक एसिड प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। ज्यादा ग्रो हो जाएगा तो गिरने के चांसेस है, तो वो उसको रोक देता है। वैसे ही इंसानों में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं, जो ग्लैंड से निकलते हैं। शरीर में ग्लैंड्स होती है जिससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। तो भाई सुनो, हार्मोनल रिस्पॉन्स यहां पर स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब इंपॉर्टेंट एनिमल्स के अंदर के हार्मोन्स देख लो भाई, बोर्ड में इंपॉर्टेंट टेबल है, ये बोर्ड के लिए बहुत जरूरी टेबल है। तो सबसे पहला एड्रेनलिन, ध्यान से सुनो, फटाफट बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये याद करने वाली चीज है, समझने वाली चीज भी है, मतलब याद करने वाली चीज भी। सबसे पहला एड्रेनलिन, ये इमरजेंसी हार्मोन होता है, ये हमें गुस्सा दिलाता है। दूसरा थायरोक्सिन, जो बॉडी के केमिकल प्रोसेसेस यानी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तीसरा ग्रोथ हार्मोन, जो बॉडी की ग्रोथ को अपना कंट्रोल करता है। चौथा इंसुलिन, इंसुलिन बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन भूलना मत, ये देख लो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए भी आ चुके हैं। इंसुलिन बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है भाई। फिर टेस्टोस्टेरॉन होता है जो मेल्स में होता है और फीमेल में ईस्ट्रोजन होता है, जिसका काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बॉडी को एक्टिव करना। ठीक है, ये अपन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो टेंशन नको लेने का। अब अपन हार्मोन से रिलेटेड कुछ बीमारियों की बात करते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ हार्मोन्स, हार्मोनल डिसऑर्डर बोलते हैं जिनको। सबसे पहला डॉर्फिज्म, डॉर्फिज्म में जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कम हो जाता है। और गाइगेंटिज्म में या जिगेंटिज्म बोलते हैं उसको, उसमें एक्सेस बढ़ जाता है, मतलब बॉडी की हाइट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और डॉर्फिज्म में हम छोटे ही रह जाते हैं, हमारी हाइट बढ़ती नहीं है। फिर गोइटर, गोइटर में बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है जिससे गले में स्वेलिंग आ जाती है। और एक होता है डायबिटीज, तुम्हारा फेवरेट, तुम जानते होंगे, जिसमें इंसुलिन कम हो जाता है और बॉडी में ब्लड शुगर कंट्रोल होना कम हो जाती है, जिससे हमें डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो ये इंसुलिन के कारण हो रहा है। ये इंसुलिन बोर्ड के लिए ध्यान रखना, इंसुलिन रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। PYQs के हिसाब से भी बता रहा हूं और इस साल के हिसाब से भी बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट 2 साल में इंसुलिन नहीं दिखा है, लेकिन उससे पहले इंसुलिन दिखा है, बहुत बार दिखा है। तो शायद इस बार दिख जाए, है ना, क्योंकि बोर्ड इस बार पेपर मुश्किल बनाने वाला है, तो ध्यान रखने का। ठीक है भाई, इसी के साथ ये वाला चैप्टर हो गया यहाँ पे समाप्त। अब चलते हैं तुम्हारा फेवरेट चैप्टर, रिप्रोडक्शन। हाउ डू वी रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अगला चैप्टर चलते हैं, आएगा स्क्रीन के ऊपर। आ गया क्या भाई, स्क्रीन के ऊपर आ गया क्या? तो भाई, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर से तो 2-5 क्वेश्चन फिक्स है ही है ना।
इस चैप्टर से 2-4 क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिसऑर्डर्स, है ना, एसटीडी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्या है अपन समझते हैं, चलो। उससे पहले रिप्रोडक्शन, ये दो टाइप्स, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये होता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ समझेंगे, जो बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉन्ट्रासेप्शन बोर्ड का फेवरेट है, और एसटीडी, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई बोर्ड के लिए, है। बोर्ड में वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी के क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, तो भूलना नहीं अपने को। ओके मेरे भाई, चलो समझते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई रिप्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग एनी न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब नए बाबू को जन्म देना, नई जनरेशन को पैदा करना। अब रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मतलब दुनिया का संतुलन बढ़ाए रखता है और दुनिया को आगे बढ़ाते रहता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले ट्रांसफर होता है डीएनए और क्रोमोसोम। डीएनए, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए में जीन्स होते हैं, और जीन्स क्या करते हैं, मम्मी पापा के गुण बच्चों के अंदर छोड़ देते हैं। और ये जीन्स कहां प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। और ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये भाई अपन अगले चैप्टर में भी समझेंगे, अभी तुमको इसको बता दिया है। ठीक है भाई। अब वेरिएशन क्या होता है भाई? वेरिएशन मींस डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल। और भाई वेरिएशन मतलब कि तुम्हारे मम्मी और पापा के ही बाबू तुम हो, लेकिन तुम क्या एग्जैक्ट उनके जैसे दिखते हो? नहीं, तुम थोड़ा मम्मी जैसा दिखते हो, थोड़ा पापा जैसा दिखते हो, तो तुम मिक्स ब्रीड हो। तुम मिक्स ब्रीड नहीं हो, मतलब थोड़ा सा मम्मी पापा का मिक्स हो, तो तुम दोनों जैसे थोड़ा थोड़ा दिखोगे। आवाज पापा जैसी हो सकती है, आंखें मम्मी जैसी हो सकती है। तो ये वेरिएशन आया ना तुम में, कि वो दोनों का मिक्स होके तुम कुछ अलग ही प्रोडक्ट बने हो। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स का सवाल आता है कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है सर्वाइवल के लिए? क्योंकि वो हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स को एडॉप्ट होने में। मतलब मम्मी पापा अगर मान लो, चलो एग्जांपल जो तुमको समझाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास एक तुम्हारे लिए। मम्मी पापा अगर गर्म जगह पे रहते हैं, तो वो ठंडी जगह पर जब जाएंगे तो उनकी बॉडी को क्या लगेगी? ठंड लगेगी। लेकिन तुम उस ठंड में ही पैदा हो गए वहीं पे, और वहीं पर मम्मी पापा भी सेटल हो गए। अब मम्मी पापा को ठंड लग रही है, लेकिन तुम्हारी बॉडी उस ठंड के हिसाब से एडॉप्ट हो चुकी है। तुम्हारी बॉडी बचपन से रेडी है कि मुझे तो ठंड में ही रहना है। तो तुम्हारी बॉडी में वेरिएशन हुआ, और उस वेरिएशन के कारण तुम सरवाइव कर पाए। और वही सर्वाइवल के लिए वेरिएशन जरूरी है, बॉडी में चेंजेस आना जरूरी होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब अपन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल प्रेजेंट नहीं होते, एक ही पेरेंट होता है। पेरेंट्स में मम्मी पापा नहीं होते, एक ही पेरेंट होता है। कोई गेमेट्स का यूज नहीं होता। गेमेट मतलब वो चीज जिससे बॉडी रिप्रोडक्शन करती है, वो सेल्स जिससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बॉडी के काम करते हैं। तो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहला बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन मतलब एक सेल डिवाइड होता है, वो दो नए सेल बनाता है, और वो दो नए जिंदा हो जाते हैं, उसी को बाइनरी फिजन बोलते हैं। अमीबा है इसका एग्जांपल। तो बाइनरी फिजन का डायग्राम बनाने को आ सकता है, आया है। ठीक है। फिर मल्टीपल फिजन, एक सेल बहुत सारों में डिवाइड हो गया, इसका एग्जांपल मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। फिर तीसरी फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन मतलब बॉडी ब्रेक्स इनटू पीसेस, बॉडी छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है और उससे एक नई बॉडी बन जाती है, इसका एग्जांपल होता है स्पाइरोगाइरा। चौथा रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब बॉडी बॉडी के कोई पार्ट अगर टूट के गिर गया है, तो उस पार्ट से ही एक नई बॉडी बन जाती है। और एग्जाम में अगर पूछ लिया कि डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड रिप्रोडक्शन, तो रीजनरेशन मतलब रीग्रोथ ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट,
और रिप्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू बच्चा, न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन एक टूटे हुए पार्ट, मान लो उंगली कट के गिर गई, उससे एक नया बेबी पैदा हो गया। फिर बडिंग आ गई। बडिंग मतलब एक प्लांट के अंदर एक छोटी सी, मान लो यहां से बड निकल के आ गई, उससे एक नया प्लांट रेडी हो गया। इसका एग्जांपल यीस्ट और हाइड्रा। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम रूट, स्टेम और लीफ। रूट, स्टेम और लीव से एक नया प्लांट रेडी हो जाता है प्लांट के अंदर, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल ब्रायोफाइलम डायग्राम, याद रखना ब्रायोफाइलम का, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। दूसरा एग्जांपल पोटैटो, तीसरा स्वीट पोटैटो। फिर समझते हैं ग्राफ्टिंग क्या होता है। तो ग्राफ्टिंग मतलब भाई बेसिकली आर्टिफिशियल मेथड होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। तो ये हो गया ग्राफ्टिंग। अभी कैसे होती है वो समझते हैं, पर कोई काम का नहीं, मतलब अभी एंड टाइम पे कोई काम का नहीं है। फिर स्पोर फॉर्मेशन, भाई स्पोर्स बहुत छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं जो अपने आप पैदा हो जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका राइजोपस। ओके भाई, अपन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वाई आर स्पोर कवर्ड विथ थिक वॉल। स्पोर्स की थिक वॉल क्यों होती है? क्योंकि ये किसी भी कोई सी भी मतलब कंडीशन हो, कितनी भी बुरी कंडीशन हो, ये उसमें सरवाइव कर सकते हैं उस थिक वॉल के कारण। ओके भाई, ओके भाई। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब अपन, ये तो एसेक्सुअल हो गया। अब अपन समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट की कहानी करते हैं। इनको बोला जाता है एनजियोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं भाई? एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। अब फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स का, ठीक है। डायग्राम देख लो, अपन इसके पार्ट्स समझते हैं। तो मेल पार्ट होता है इसके अंदर स्टेमेन। स्टेमेन होता है, स्टेमेन में होता है एंथर। एंथर का काम होता है पॉलन बनाना। क्या बनाना भाई? पॉलन बनाना। फिर होता है इसके पास फिलामेंट। क्या होता है भाई? फिलामेंट। डायग्राम स्क्रीन पे आ गया होगा, लास्ट ईयर एज इट इज डायग्राम आया था और पूछ लिया था बोर्ड्स में कि भाई इसका लेबलिंग करो, है ना। फ्लावर का डायग्राम दे दिया था और बोला था कि भाई इसको लेबल करो, है ना। तो याद रखना, पॉइंट दे देंगे, एक्स लिख देंगे, वाई लिख देंगे, ए लिख देंगे, बी लिख देंगे और डायग्राम आ जाएगा। उसको तुमको लेबलिंग डालना रहेगी, ठीक है भाई। वैसे लास्ट ईयर आ गया था तो इस साल मेरे हिसाब से चांसेस कम है, लेकिन आ सकता है। ओके, ठीक है। तो मेल प्लांट, मेल पार्ट की बात कर रहे थे। मेल में दो चीजें हुई, एंथर और फिलामेंट। फिर फीमेल में कार्पल होता है। कार्पल के तीन पार्ट होते हैं, पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी या ओव्यूल। ओवरी और ओव्यूल अलग अलग चीज है, लेकिन वो थर्ड पार्ट में ही आते हैं। अब देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नाम एग्जाम में लिखने को बोलने, है ना। तो नेम मेल एंड फीमेल प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो एक होता है भाई पॉलिनेशन, इसकी प्रोसेस होती है जहां पर पॉलिन होते हैं जो एंथर से स्टिग्मा पे आते हैं। एंथर मेल, स्टिग्मा फीमेल। एंथर से स्टिग्मा पर आते हैं, एंथर से स्टिग्मा पर आते हैं, और फिर होता है पॉलिनेशन। क्या होता है भाई? पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन मतलब पॉलन सारे जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, वो सारे चले गए मेल के अंदर। कहाँ चले गए भाई? मेल की बॉडी के अंदर, स्टाइल के थ्रू, अपनी फिलामेंट के थ्रू। क्या बोल रहा हूँ भाई? फीमेल के अंदर चले गए और फीमेल में स्टाइल के थ्रू वो अंदर चले गए। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई जल्दबाजी में। क्या एग्जाम है ना कल, तुमको टेंशन है वैसे मेरे को भी टेंशन है। होता है, होता है, होता है, कोई बात। मेरे का फीमेल हो गया, ठीक है। अब देखो, जब पॉलन लैंड करते हैं स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। स्टिग्मा उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और पॉलन वहां पर वाटर को एब्जॉर्ब करता है और पॉलन ट्यूब फॉर्म्स, मतलब वहां पे पॉलन ट्यूब बन जाती है और ट्यूब ग्रो होती है स्टाइल के थ्रू, ठीक है भाई। और ये जाती है नीचे ओवरी की तरफ। अब ये ओवरी में ओव्यूल में पहुंचती है। अब मेल गैमेट जो उधर से उड़ के आया था वो फीमेल के एग से मिला और इस एग से मिलने को ही कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल के एग्स, मेल का जो पॉलन है वो एग से मिला, उन गेमेट्स के मिलन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है भाई। और फर्टिलाइजेशन दो तरीके से हुआ, एक अगर ओव्यूल में हुआ है तो सीड बनेगा और ओवरी में बना है तो फ्रूट बनेगा।
ओव्यूल में सीड और ओवरी में फ्रूट। लिख लो, कॉपी उठाओ और लिख लो। ओव्यूल में क्या बनाया भाई, देख लो। ओव्यूल में सीड बनता है और ओवरी में फ्रूट बनता है। लिख लो कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। ठीक है, अब एक्सप्लेन आएगा तुमको करने के लिए, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स विथ डायग्राम, तो याद रखना लास्ट ईयर आया था। ठीक है, अब ये तो प्लांट की बात हो गई, अब ह्यूमन की बात करते हैं। तो ह्यूमन में भी मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। तो मेल फीमेल, मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं भाई, ओवम बोलते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझते हैं ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले नीचे होते हैं टेस्टिस, जहां पर स्पर्म बनता है और इसको होल्ड करके रखते हैं स्क्रोटम में। एक पाउच होता है जो टेस्टिस को रोक के रखता है। फिर वहां से डिफरेंस के थ्रू ये सारा स्पर्म बाहर आता है। सेमिनल वेसाइकल उसको लिक्विड बनाते हैं और ये यूरेथ्रा और पेनिस के थ्रू फीमेल के अंदर एंट्री कर जाता है। स्पर्म सेमिनल वेसाइकल से लिक्विड होके फीमेल्स के अंदर एंट्री मारता है। अब फीमेल के अंदर समझते हैं, तो फीमेल में होती है ओवरी, साइड में ओवरीज है जो ओवम बना रही है। फिर ये जाता है ओविडक्ट में, बाहर की तरफ निकलता है। दिख रहा होगा डायग्राम में, ओवरी से बाहर की तरफ पाइप में निकल के आया। अब ये बाहर की तरफ पाइप में निकल के आया, इस पाइप को, इस ट्यूब को बोलते हैं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फिर अब सारा स्पर्म वेजाइना से फीमेल के अंदर एंट्री लिया, सर्वेक्स से, फिर यूटेरस से अंदर की तरफ गया। ओके भाई, ओके भाई। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड्स के लिए क्या करना, बोर्ड में कभी एमसीक्यू में पूछ ले कि भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फीमेल के अंदर, तो कहाँ होता है भाई, फेलोपियन ट्यूब में होता है, जहां पर स्पर्म और फीमेल का एग मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। वो जगह होती है फेलोपियन ट्यूब, और जाइगोट फिर यूटेरस की तरफ बढ़ता है और वहां पर इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है भाई, इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है यूटेराइन वॉल पे। यूटेरस में जो वॉल होती है, यूटेरस दिख रहा होगा, यूटेरस पे जो वॉल होती है उसे यूटेराइन वॉल बोलते हैं। ठीक है भाई, यहां पर प्लासेंटा बना। क्या बना भाई, प्लासेंटा बना। अब प्लासेंटा क्या करता है, प्लासेंटा जब नया बेबी बन रहा होता है, जो नया बेबी होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको ऑक्सीजन देता है, उसको न्यूट्रिएंट्स देता है, उसके भाई जो भी वेस्ट होते हैं वो बॉडी से बाहर निकालता है। और मेंस्ट्रुएशन समझते हैं अपन। भाई मेंस्ट्रुएशन, भाई प्लासेंटा समझ रहे हो, प्लासेंटा, प्लासेंटा समझ रहे हो, प्लासेंटा इंपॉर्टेंट है। प्लासेंटा बोर्ड में पूछ लेते हैं कि भाई क्यों जरूरी है, तो भाई बच्चे को जिंदा रखने के लिए, उसको ऑक्सीजन देने के लिए, उसको न्यूट्रिएंट देने के लिए, उसका सारा संभालने के लिए, सब कुछ प्लासेंटा काम करता है। फिर समझते हैं मेंस्ट्रुएशन, है ना। मेंस्ट्रुएशन भाई क्या होता है, अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यूटेरस में एक लाइनिंग होती है जिसको बॉडी, फीमेल की बॉडी हर 30 दिन में बनाती है। उस 28 से 30 दिन में वो ब्लड की लाइनिंग बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बनती है, लेकिन बच्चा तो पैदा हुआ ही नहीं, तो वो ब्लड शरीर के कोई काम का है क्या, नहीं। वो लाइन जो ब्लड की बनी उसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और वही एंडोमेट्रियम फिर सारा ब्लड बॉडी के थ्रू बाहर निकाल देता है हर 28 से 28 टू 30 डेज के बीच। ओके भाई, ठीक है, यही प्रोसेस होती है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन समझ में आ गया भाई। इसका साइकिल 28 से 30 दिन का होता है, ध्यान रखना। आगे का टॉपिक आ गया है, आ गया है भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बोर्ड वालों का फेवरेट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, भर भर के, पेट भर के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे सोशल हो, वेल बींग रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहां पर गिनाई जाती है। सबसे पहली, इंडिया में जैसे पॉपुलेशन प्रॉब्लम हो रही है, फिर सेक्स रेशो भी चेंज होते जा रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल क्या होता है। लो सेक्स रेशो एक सीरियस कंसर्न बनता है, मतलब ज्यादा फीमेल्स नहीं है तो एक सीरियस कंसर्न हो सकता है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, लड़कियां पैदा क्यों नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है इंसान के शरीर में, तभी तो लड़कियां पैदा नहीं हो रही है। लड़कियां को दिक्कत है भाई, लड़कों को दिक्कत है भाई, लड़कियों को भी दिक्कत है, तो कुछ तो गड़बड़ होगी।
तो उसी के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज की जाती हैं और बर्थ कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड बोर्ड के लिए। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रिवेंशन, यानी प्रेगनेंसी को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके प्रोसेस होती है बैरियर मेथड। सबसे पहली कॉन्डम्स का यूज करना। कॉन्डम वो एक ऐसी क्या ही बताऊं तुमको, तो पर बता देता हूं। कॉन्डम एक ऐसी चीज होती है, मतलब तुमको पता होगा ना, ऐसे कोई वो मजाक मस्ती नहीं कर रहा हूं, पता ही होता है आजकल लोगों को क्या चीज है, ये नॉर्मल है। तो कॉन्डम्स एक ट्यूब, एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता, जो पेनिस के ऊपर फिट हो जाता है, पेनिस के ऊपर फिट हो जाता है, जहां से स्पर्म फीमेल के अंदर एंट्री नहीं ले पाता। ठीक है भाई, आगे का स्क्रीन के ऊपर डायग्राम नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि वो फिर एडल्ट कंटेंट में चला जाता है। तो कॉन्डम्स का यूज वहां होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, बैरियर मेथड समझ में। ये क्या कर रहा है, स्पर्म की एंट्री को फीमेल में जाने से रोक ले रहा है, स्पर्म सारा यही कलेक्ट हो जाता है। फिर हार्मोनल मेथड होती है कुछ, ओरल पिल्स जो कंटेन करती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जो हेल्प करते हैं ओव्यूलेशन में। ओव्यूलेशन मतलब वो फेज जब फीमेल बॉडी तैयार होती है बच्चा प्रेग्नेंट, मतलब बच्चा प्रिपेयर करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए, तो उसको ये क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं भाई। ये जो दवाइयां होती है ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को खत्म कर देती है, ठीक है, ताकि ओव्यूलेशन ना हो। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा। फिर दो तीन मेथड्स और, आईयूसीडी, कॉपर टी के यूज होता है। फिर ये क्या करती है, ये फर्टिलाइजेशन को रोकती है। ओके भाई। फिर सर्जिकल मेथड्स भी होती है, उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट सर्जिकल मेथड डिस्प्ले कर दी है। सर्जिकल मेथड मतलब सर्जरी वाली, ऑपरेशन वाली। पहली वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी में मेल के अंदर वास डिफरेंस को काट देना, हिंदी में नसबंदी बोलते हैं। वास डिफरेंस को काट देना, तो भाई टेस्टिस से स्पर्म पेनिस तक आएगा ही नहीं, तो वो फीमेल तक जाएगा कैसे, तो उसको काट डाला। वैसे फीमेल्स में होती है, क्या होती है भाई, फीमेल्स में होती है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी भी आ गई है क्या स्क्रीन के ऊपर, एक साथ ही आ गए क्या दोनों, अरे बाप रे ये क्या बात हो गई। ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होती है। इसमें वैसे ये परमानेंट मेथड्स है, इसमें ट्यूबेक्टोमी में फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, ताकि इस फीमेल का जो ओवम है, जो एग है, वो जाके स्पर्म से मिले ही नहीं। तो नेम टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड एक्सप्लेन एनी वन, ये एग्जाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं, मैंने सब बता दिया तुमको, सब बता, कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, अब देखते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये डिस्प्ले हो गया था क्या भाई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एसटीडी, एसटीडी इंपॉर्टेंट है भाई। बीमारियां तो जरूरी है, बीमारियां पढ़ना बहुत जरूरी है, बीमारियां नहीं पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे। तो एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, जो सेक्स से ट्रांसमिट होने वाली डिसीज है। डायरेक्ट लैंग्वेज में बोल रहा हूं, शर्मा रहा नहीं हो तुम भी मत शर्माओ, तुम खुश हो जाओ, है ना। सबसे पहली बीमारी गोनोरिया। गोनोरिया एक बैक्टीरिया वाली बीमारी है, जिसके सिम्टम्स होते हैं पेन और बॉडी से एक अलग तरीके का फ्लूइड डिस्चार्ज होना। दूसरा, ये साइफिलिस बैक्टीरियल होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, बॉडी में सोर्स बना देते हैं, छाले जैसा कर देते हैं। फिर तीसरी सबसे पॉपुलर है एड्स। एड्स होती है एचआईवी वायरस से, जो इम्यून सिस्टम को बॉडी में डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर चौथी एचपीवी, ये कॉज करती है जेनाइटल वॉर्ट्स। ठीक है भाई, इसका प्रिवेंशन क्या होता है, इन सब बीमारियों का प्रिवेंशन क्या होता है, सेफ सेक्स करो, कॉन्डम का यूज करो, अवॉइड मल्टीपल पार्टनर, एक के साथ ही करो। ठीक है, मतलब लिखा है तो बोर्ड में बता रहा हूं भाई, ये गलत मत सोचना, तुम लॉयल हो मुझे पता है, लेकिन ऐसा फिक्स रखो अपना, है सॉरी, थोड़ा कभी ज्यादा भूल गया, पर वो अब लिखा है, नोट्स में लिखा है तो तुमको बताना जरूरी है। अवॉइड मल्टीपल पार्टनर, ये पॉइंट भी लिख लेना एग्जाम में, कोई बोर्ड वाला बुरा नहीं मानेगा, टॉपिक है तो लिखना जरूरी है। और चल भैया आपको खुल्ला खुल्ला समझा रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, तो भाई ये हो गया फाइटल बोर्ड का सारा मैंने तुम लोगों को बता दिया है। और मेल फीमेल में हार्मोन्स अपन समझ ही चुके हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन पिछले वाले चैप्टर में, तो इसमें वापस से नहीं बता रहा हूँ कि टेस्टोस्टेरॉन का क्या काम है, प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है, ईस्ट्रोजन का क्या काम है। ओके भाई, ओके। लेकिन ये याद रखना कि कॉन्ट्रासेप्शन एसटीडी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। डायग्राम एक बार वो आए ना आए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रासेप्शन इंपॉर्टेंट है।
कॉन्ट्रासेप्शन इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई इसी के साथ आज हम अब हमारा लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या है भाई चैप्टर का नाम? आगे आएगा स्क्रीन के ऊपर भाई, हेरिडिटी, हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओए क्या लंबा नाम है भाई, हेरिडिटी इवोल्यूशन। सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे लंबा, सबसे बोरिंग चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसीलिए सीबीएसई वालों ने इससे पहले रिप्रोडक्शन रख लिया कि तुम खुश हो जाओ तो तुम हेरिडिटी में फोकस कर पाओ। अब हेरिडिटी में सबसे पहले अपन समझते हैं कि भाई हेरिडिटी और हेरिडिटी और इसमें इनहेरिटेंस क्या होता है। तो देखो क्या होता है, एक वर्ड सीख लो, ट्रेट, TRAIT, ट्रेट। ट्रेट क्या होता है भाई? ट्रेट वो चीज होती है जो मम्मी पापा से आए हुए बच्चों के अंदर गुण होते हैं, उसे इंग्लिश में ट्रेट बोलते हैं। और यही जो हमने एब्जॉर्ब कर लिए मम्मी पापा के गुण, उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक बता रहा हूं तुमको। अब देखो सुनो, क्या होता है, क्या होता है, एक मेंडल नाम के चाचा रहे। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके सारी थ्योरी दी कि कैसे मम्मी पापा के गुण बच्चों में आते हैं, कैसे क्या सारे काम होते हैं। मेंडल का एक्सपेरिमेंट समझेंगे अपन, उसके रेशो समझेंगे कि मम्मी काली पापा गोरे तो बच्चा कैसा होगा। ठीक है, F1 F2 जनरेशन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये वीडियो मैं मतलब तुमको सारी चीजें इसकी बता दूंगा। तो इस वाले सेक्शन को तो स्किप मत करना, ये कंफ्यूजिंग है, इससे न्यूमेरिकल तक आ जाते हैं बोर्ड में। तो भाई सुन लो, सबसे पहले अपन समझते हैं हेरिडिटी क्या होता है। तो सबसे पहले समझो हेरिडिटी, हेरिडिटी, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है, आसान भाषा में समझेंगे कि भाई पेरेंट्स से, किससे? पेरेंट्स से बच्चों तक ट्रेड्स का, या भी बताया ट्रेड्स क्या होता है, ट्रेड्स का ट्रांसफर होना, ट्रेड्स का ट्रांसफर होना। अगर पापा लंबे हैं तो बेटा भी लंबा हो सकता है। अगर मम्मी की आंखें ब्राउन हैं, सुंदर सी आंखें हैं, तो बच्चे की आंखें भी ब्राउन हो सकती। ठीक है भाई, ये जो ट्रांसफर होता है ट्रेड्स का, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इनहेरिटेंस। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, हेरिडिटी इज इक्वल्स टू पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स, और इनहेरिटेंस मतलब प्रोसेस ऑफ पासिंग कैरेक्टर्स। ठीक, प्रोसेस ऑफ पासिंग कैरेक्टर्स आए हैं। ट्रेट तो बता दिया मैंने तुमको, फिर से याद कर लो। ट्रेट मतलब कोई भी विजिबल कैरेक्टर जो मम्मी पापा से गुण हमारे अंदर आए, जैसे हाइट, आईज का कलर, बालों का टाइप, पापा की करली बाल है, चांसेस आर हाई कि आपकी भी करली हो सकते हैं। ब्लड ग्रुप, पापा का बी पॉजिटिव है तो आपका भी बी पॉजिटिव हो सकता है, मम्मी का ओ पॉजिटिव है आपका भी ओ पॉजिटिव हो सकता है। तो ये ट्रेट्स होते हैं, गुण जो मम्मी पापा से हमारे अंदर है। फिर जीन समझते हैं। जीन क्या है भाई? जीन डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर ट्रेट को, एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है। मतलब एक जीन हाइट को कंट्रोल करेगा, एक जीन आईज को कंट्रोल करेगा, आईज के कलर को कंट्रोल करेगा, और ये डीएनए में होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है। तो डीएनए क्या होता है भाई? बताया था पहले भी कि आऊंगा इस पे आराम से, अब आ गए। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो बॉडी की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और इसका स्ट्रक्चर कहलाता है डबल हेलिक्स। कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई इसका? डबल हेलिक्स होता है, लेडर यानी सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। कैसे बना है भाई? न्यूक्लियोटाइड से इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं इसी के बाद, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं बनती? ये मैंने रिप्रोडक्शन के टाइम पे वेरिएशन वाला स्किप किया था ताकि मैं यहां पर समझा पाऊं। तो आओ चलो समझते हैं। तो सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, क्या होता है जब भी बच्चा पैदा पैदा होता है तो वो एग्जैक्ट मम्मी पापा का कॉपी पेस्ट नहीं होता, उसके अंदर थोड़े थोड़े से चेंजेस आते हैं, उसी को बोलते हैं वेरिएशन। है ना, पहले भी बताया था, अभी भी वही बता रहा हूं कि भाई क्या होता है वेरिएशन। सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हम समझ चुके हैं पिछले चैप्टर में वेरिएशन क्यों जरूरी है, क्योंकि सर्वाइवल करना है। हम दूसरे चीजों से एडॉप्ट हो जाते हैं, हम पुरानी जनरेशन जैसे नहीं जीते, हम नई जनरेशन जैसे जीने लगते हैं, हम अडॉप्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर चेंजेस आ जाते हैं। हम मम्मी पापा की तरह नहीं रह सकते, हम नहीं सुन सकते 90s के गाने, हमको सुनने जेनजी गाने,
वो कौन है तुम्हारा फेवरेट? तलविंदर। तलविंदर के गाने सुनते हो? मुझे सब पता है, मास्क वाला आदमी बढ़िया गाता है, मैं भी सुनता हूँ, अच्छा गाता है ना? तलविंदर के गाने सुनते हो? तो मम्मी पापा नहीं सुन सकते, उनको चाहिए कुमार सानू, हमको चाहिए तलविंदर, हमको चाहिए कौन? एपी ढिल्लो। हम एपी ढिल्लो के गाने सुनेंगे। क्यों? हमारे अंदर चेंजेस है, हम अभी की जनरेशन के हिसाब से रह रहे हैं, और हम अभी की जनरेशन के हिसाब से रह रहे हैं, तो यही कहलाता है वेरिएशन। क्या कहलाता है मेरे भाई? वेरिएशन कहलाता है। अब अपन समझते हैं मेंडल चाचा ने कैसे ये सब बताया होगा। तो मेंडल चाचा ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, मटर के प्लांट पे। मेंडल को बोलते हैं, ग्रेगोर मेंडल नाम है इनका, मेंडल को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब आते हैं चैप्टर के हीरो पर। मुझे पता है तुमको ये हीरो नहीं लगते, क्योंकि इन्होंने ये चैप्टर बनाया, तुम्हें वो लगा क्यों ये चैप्टर बनाया है, हमको तो समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर, मटर के प्लांट के ऊपर, जिसको साइंस की लैंग्वेज में पाइसम सटाइवम बोलते हैं। उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चूज किया, मटर ही क्यों चूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए? क्या वो इंसानों जैसा? नहीं, उसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, इजी होता है ग्रो करने के लिए, और उसके जो कैरेक्टर होते हैं वो इजीली दिख जाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है, वो खुद ही पॉलिनेट कर सकता है और दूसरे प्लांट से भी अपना मिलन कर सकता है। उससे पहले समझो जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। बोर्ड में ये वर्ड दिखते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं पड़ते कि जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। तो जीनोटाइपिक रेशियो, रेशियो ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन इन ऑफस्प्रिंग। मतलब जैसे कैसे समझाऊंगा तुमको, हाँ, कि बच्चों के अंदर जीन्स के जो सेम ट्रेट्स होते हैं, सेम कैरेक्टर होते हैं, उसका रेशियो। और फिनोटाइपिक, जो आंखों से दिख जाए, जो बाहरी बाहरी दिख जाए, जैसे पापा लंबे तो बच्चा भी लंबा है, तो ये फिनोटाइपिक होगा। और जीन्स मतलब मान लो मम्मी को कोई बीमारी थी, वही बीमारी तुम्हारे अंदर आई, तो वो जीन्स से आती है, तो वो जीनोटाइपिक कहलाता है। ओके भाई, अब अपन मेंडल चाचा का एक्सपेरिमेंट समझते हैं। तो मेंडल चाचा ने करा था क्रॉस। क्या करा था भाई? क्रॉस करा था। उसमें सबसे पहला क्रॉस किया था इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस मतलब एक प्लांट को दूसरे प्लांट से मिलवा दिया, उसकी सेटिंग करवा दी, उनका रिप्रोडक्शन करवा दिया। मेंडल चाचा ने सबसे पहले एक ट्रेट लिया, एक कैरेक्टर लिया, अपन लेते हैं हाइट। तो टॉल प्लांट लिया उन्होंने, टॉल प्लांट को नाम दिया बड़ा टी, बड़ा टी। शॉर्ट प्लांट को नाम दिया छोटा टी, छोटा टी। अब ये पेरेंट्स थे, पेरेंटल जनरेशन थी, इसको इन्होंने पी जनरेशन नाम दिया। अब इसका कराया उन्होंने क्रॉस, बड़ा टी और छोटा टी, छोटा टी। अब बड़ा टी के जो गेमेट्स थे वो थे बड़ा टी, और छोटे के थे छोटा टी, है ना? शॉर्ट प्लांट के थे छोटा टी। अब इनके बच्चे पैदा हुए, इनके सीड्स से, इनकी क्रॉस से बच्चे पैदा हुए, तो उन बच्चों को नाम दिया F1 जनरेशन। ये डायग्राम आ गया होगा स्क्रीन के ऊपर, F1 जनरेशन। और क्या हुआ भाई इसमें? सारे प्लांट्स टॉल निकले, लेकिन वो सिर्फ बड़ा टी नहीं थे, एक बड़ा टी और एक छोटा टी था। अब वो बड़े टी के कारण प्लांट की हाइट हो गई बड़ी, और उसी को बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, जो F1 में विजिबल होगा, जो F1 में विजिबल था। मतलब बड़े टी ने अपने आप को डोमिनेट रखा, पावरफुल रखा, कि भाई मैं बड़ा हूं तो मैं ही दिखूंगा, तो प्लांट का साइज भी बड़ा होगा। तो शॉर्ट वाला बेचारा बाजू में खड़ा रह गया, बोले मैं भी तेरे साथ ही इस प्लांट में आया हूं, लेकिन मेरा तो कोई काम है ही नहीं, मुझे तो तुमने बिठा रखा है। समझिए, समझिए। तो ये जो पहली जनरेशन पैदा हुई थी, ये थी F1 जनरेशन, जिसमें बड़े टी के साथ साइड में बेचारा छोटा टी आ गया था। और बड़ा टी था डोमिनेंट और छोटा टी था रिसेसिव। कैसा था भाई? रिसेसिव था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या करा, अभी भी रुके नहीं है सर। अब देखो, उन्होंने F2 जनरेशन पैदा कर दी भाई। उन्होंने, अब मेंडल ने F1 के जो प्लांट पैदा हुए थे, बड़ा टी और छोटा टी वाले, उनको आपस में क्रॉस करा दिया, और इससे बनाया पूनेट स्क्वायर। पूनेट स्क्वायर बनाया, और सारे गेमेट जो बड़े टी और छोटे टी थे, अब क्या हुआ भाई? सारे वापस से बड़े टी पैदा होने चाहिए, लेकिन नहीं हुए। अब हुआ बड़ा टी, बड़ा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, और एक छोटा टी, छोटा टी। मतलब तीन बड़े प्लांट आए, लेकिन एक छोटा प्लांट आया। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे सेट करेंगे, देखो।
दो चीजें हैं भाई, एक बड़ा टी छोटा टी है, एक छोटा टी बड़ा टी है ना? एक बड़ा टी छोटा टी है और एक बड़ा टी बड़ा टी है। अब इन्होंने पहले दो बड़े टी जुड़ गए, फिर एक छोटा टी और एक बड़ा टी जुड़ गया, फिर एक छोटा टी और एक बड़ा टी जुड़ गया, और फिर एक छोटा टी और छोटा टी जुड़ गया। तो बड़े बड़े में तो सारे प्लांट बड़े हो गए, लेकिन छोटे टी टी में, स्मॉल टी टी में, भाई क्या टी 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 टे टे टू टू टे टे टू, भाई इजी है। फिर से सुनना मैं क्या बोला, रिपीट करो, 10 सेकंड पीछे जाओ, मुझे पता है तुम खो गए थे। 10 सेकंड पीछे जाओ, पक पक दबाओ, डबल टैप करो, 10 सेकंड पीछे जाओ, 20 सेकंड पीछे जाओ, फिर से समझो कि भाई टी और टी, जब बड़ा टी छोटा टी से मिला, लार्ज टी कैपिटल टी स्मॉल टी से मिला, तो पहले तो जब क्या हुआ भाई, पहले बड़े टी बन गए, फिर बड़ा टी और छोटा टी बन गया, फिर एक और बड़ा टी और छोटा टी बन गया, फिर आखिरी में दो छोटे छोटे टी बचे, उन्होंने कर लिया आपस में दोस्ती। ये कॉम्बिनेशन हुआ। ये जब दो थे, बड़ा टी और स्मॉल टी क्रॉस करवाया बड़े टी और स्मॉल टी से, तो इनके क्रॉस में चार टाइप के, कितने भाई, चार टाइप के कैरेक्टर्स निकले, जिसमें पहले में बड़े टी ने दोस्ती कर ली है क्रॉस में, फिर बड़े टी ने उसके छोटे टी से दोस्ती कर ली, फिर से बड़े टी ने खुद ही के छोटे टी से दोस्ती कर ली, और फिर जब टी ने, बड़े टी ने, कैपिटल टी ने सबसे दोस्ती कर ली, तो छोटा टी बच गया था। इसीलिए चार में से एक छोटा प्लांट पैदा हो गया। इसका मतलब जो ट्रेड्स होते हैं, जो डोमिनेटिंग ट्रेड्स होते हैं, वो तो चलो काम करते ही हैं, लेकिन रिसेसिव ट्रेड गायब नहीं होता है। था कंफ्यूजिंग, मुझे पता है। फिर से 10-20 सेकंड पीछे जाओ, मैंने बहुत अच्छे से 3-4 बार एक्सप्लेन कर दिया। फिर से पीछे जाओ और समझो क्या बोलना चाहा। ठीक है भाई, बार बार बोलूंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा। वीडियो ऑलरेडी मेरे हिसाब से बहुत लंबा हो गया है ना? बहुत लंबा चला गया। इतना लंबा अचल भैया बनाते नहीं है ना? और भाई एक चीज समझ में, अब इसका रेशो उन्होंने निकाला, तो पहला उन्होंने जीनोटाइपिक रेशो बनाया। तो पहले में उन्होंने लिखा 1 कैपिटल टी इज टू 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, दो कैपिटल टी और स्मॉल टी आए थे, फिर एक छोटा टी। फिनोटाइपिक रेशो जो विजिबल था वो था 3:1, यानी 3 टॉल और 1 शॉर्ट। ये फिनो जीनोटाइपिक टीटी वाली कहानी है, और फिनोटाइपिक जो आंखों से दिख रहा है। तो आंखों से क्या दिखा कि 3 बड़े थे और एक छोटा था। तो ये 3:1, ध्यान रखना मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। फिर उन्होंने कहा डाई हाइब्रिड क्रॉस। भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत कंफ्यूज किया था, सबको कंफ्यूज किया था, तुमको भी कंफ्यूज करेगा। मैं तुमको समझाता हूँ, आसान भाषा में समझाता हूँ, टेंशन नहीं है ना भाई। देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेंडल ने दो ट्रेट्स लिए। एग्जाम्पल, सीड के शेप की बात करते हैं, तो एक सीड राउंड था और एक शेप गिचुड़ पुचुड़ था। तो राउंड वाला कैपिटल आर और गिचुड़ पुचुड़ छोटा आर। ठीक है, सीड का कलर लिया वाई यानी येलो और स्मॉल वाई यानी ग्रीन। अब इन्होंने इसकी दोस्ती करा दी, ले वाई। पहले तो एक ही ट्रेड बात कर रहे थे टॉल शॉर्ट की, अब इन्होंने कलर भी कर लिया और शेप की भी कर ली। तो इसका रेशो निकल के आया, इसका रेशो अब तो तुम खुद ही सीख गए होंगे भाई कि हर एक डिजिट को एक दूसरे से मिलवाना है। तो F1 में सब बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई आए, कुछ राउंड आए और येलो आए। और F2 क्रॉस में सेकेंड जनरेशन में सेम हुआ। क्या करा भाई उन्होंने, इसमें बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा आई वाई, और बड़ा आर बड़ा छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई बनाए, और इसका एक फिनोटाइपिक रेशो निकाला जो बोर्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। इसका एक फिनोटाइपिक, सीड्स का एक फिनोटाइपिक रेशो निकाला जो था 9:3:1। 9:3:1 मतलब 9 सीड ऐसे थे जो राउंड और येलो थे, 3 सीड ऐसे थे जो राउंड और ग्रीन थे, 3 सीड ऐसे थे जो रिंकल यानी गिचपिच थे और येलो थे, और एक सीड ऐसा था जो गिचपिच भी था और ग्रीन भी था। तो 9:3:3:1, 9:3:1। बोर्ड में फिनोटाइपिक रेशो का डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन आ गया तो लिख आना 9:3:1। ठीक है भाई। मेंडल लॉ ने क्या सिखाया हमको, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब गेमेट्स
फॉर्मेशन के टाइम एलीज सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है भाई। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारी बोर्ड के लिए। सेक्स डिटर्मिनेशन कि भाई कैसे पता करें कि ये लड़का है या लड़की है, बच्चा उठा के तो हम देख लेते हैं, लेकिन अंदर घुस के जीन्स में कैसे बताएंगे कि ये मेल है या फीमेल है। तो ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स होते हैं, ये अपन ने उस चैप्टर में रिप्रोडक्शन में भी समझा। ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने पेयर में होते हैं वो? 23 के पेयर में होते हैं। और 22 पेयर में सॉरी 22 पेयर में ऑटोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई। अब क्रोमोसोम का पेयर अगर वो एक्स एक्स शेप में है तो वो फीमेल होती है, अगर वो एक्स वाई शेप में है तो वो मेल होती है। और एक चीज याद रखना भाई, मेल में एक्स वाई दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए जो बच्चे का, जो चाइल्ड का जेंडर होगा वो पापा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पापा के पास दोनों है, एक्स भी है और वाई भी है। मम्मी सिर्फ एक्स एक्स ही दे सकती है ना। तो पापा क्या करेंगे? एक्स भी देंगे कि बेटा को एक्स की जरूरत है तो एक्स दे दूं, वाई की जरूरत है तो वाई दे दूं। मम्मी बेचारी एक्स एक्स ही दे सकती है। ठीक है भाई। अब अपन समझते हैं इवोल्यूशन क्या होता है। तो इवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअल चेंज ओवर जनरेशन। भाई डार्विन नाम के एक चचा है। अब डार्विन नाम के चचा ने बताया कि इस दुनिया में वही जिंदा रह सकता है जो सबसे ज्यादा फिट है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ बताया कि भाई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग केमिकल इवोल्यूशन से स्टार्ट हुई। केमिकल जो लाइफ है वो केमिकल इवोल्यूशन से स्टार्ट हुई। सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स थे और वो मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनते गए और उसने सबसे पहले बनाया पहला लिविंग यानी जिंदा सेल, और वो सेल डिवाइड होता गया, सेल ग्रो करता गया, उसी से फिर अलग अलग एनिमल्स बनते गए। तो लाइफ सबसे पहले केमिकल, क्या बोला भाई? लाइफ सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन से चालू हुई है। फिर वो केमिकल इवोल्यूशन ने सिंपल मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दिया था। ओके भाई। फिर अपन समझते हैं स्पेसिएशन क्या होता है। भाई स्पेसिएशन मतलब जब एक स्पीशीज डिवाइड होकर न्यू स्पीशीज बनाए उसको स्पेसिएशन बोलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, स्पेसिएशन बोलते हैं। मतलब इसके रीजन बताते हैं अपन कि देखो, जोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन। क्या है भाई ये? जोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब होता है कि तुम दुनिया में अलग रह सकते हो, अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हो। इसमें तुम नेचर को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, स्किप करो, छोड़। चलो भैया, आप ये डिटेल में घुस रहे हो, नहीं घुसेंगे। मेन टॉपिक पे बात करेंगे। मेन टॉपिक है फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल मतलब डेड ऑर्गेनिज्म के प्रिजर्व्ड रिमेन, मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स के बचे हुए कुछ अंश, ये होते हैं भाई फॉसिल फॉर्मेशन से। फॉसिल फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, फॉसिल में बेसिकली ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसको मड यानी मिट्टी और सेडिमेंट कवर कर लेते हैं, और प्रेशर और टाइम के साथ वो हार्ड रिमेन्स, जो बचे हुए थे वो रिमेन्स, वो अंश बचे हुए थे, वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हमको पता कैसे चलता है? ये पता चलता है डेटिंग मेथड से। डेटिंग का मतलब वो नहीं है जो तुम जाके कैफे में करते हो गुलाब लेके, वो वाली डेटिंग नहीं। ये डेटिंग अलग है। ये डेटिंग इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। वो डेटिंग तो तुम्हारी एग्जाम खराब करेगी कि भाई मेरा पेपर है और मैं यहाँ पे ओ माय बाबू आई लव यू ऐसे कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो पास कराने नहीं आएगी, तुमको पास तुम खुद ही कराओगे। एग्जामिनेशन में तुम खुद मोबाइल लेकर हाथ में हर्षल भैया का वीडियो देखोगे। ठीक है मेरे भाई। चलो तो समझते हैं अपन डेटिंग। डेटिंग आया क्या चैनल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर? मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि भाई काफी लंबा लेक्चर हो गया मेरे हिसाब से। क्या लगता है तुम लोगों को? इतना नहीं पढ़ना चाहिए। आया कि नहीं? आया कि नहीं? आया। डेटिंग नहीं दिख रहा भाई, गायब हो गया मेरे स्क्रीन पे से। ले बताओ, ये तो चीटिंग है। आ गया क्या? आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। हाँ भाई, डेटिंग की बात करेंगे हम लोग। डेटिंग मतलब वो मेथड जिससे हमको ये पता चलता है कि ये फॉसिल कितना पुराना है, ये फॉसिल कहाँ पाया गया था। शायद ये भी पता चल सकता है कि इसका मरने का क्या तरीका था। तो इसमें दो होती है, एक होता है रिलेटिव डेटिंग और दूसरा
कार्बन डेटिंग, जिसमें कार्बन डेटिंग इंपॉर्टेंट है। कार्बन 14 के बेसिस पर एज बताता है। ठीक है भाई, इसमें ज्यादा डिटेल पे नहीं घुस रहे हैं अपन सीधे आगे स्किप करते हैं। वो होता है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए थे भाई? ह्यूमन सबसे पहले एप्स में इवॉल्व हुए थे, फिर वो बने थे होमो हैबिलिस, फिर हम बने थे होमो इरेक्टस, और अब हम नाकाम लोग बन चुके हैं होमो सेपियन। और ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे ब्रेन का साइज डेवलप हुआ, हम समझदार बनते गए। एप्स से एपीई एप से हम लोग आज होमोसेपियन यानी ह्यूमंस बने। तो ये हमारा इवोल्यूशन था। और भाई एग्जाम में अगर पूछ लिया कि व्हाट इज जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो बता देना 1:2:1, और दूसरा था 3:1। मतलब पहले में 1:2:1 था, हमने देख लिया था। दूसरा था 3:1, मतलब 1:2:1 और 3:1, मतलब 3 बड़े प्लांट थे और एक छोटा प्लांट था। और फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस अगर पूछ लिया तो बता चुका हूं 9:3:3:1। और एग्जाम में पूछ लिया कि भाई मेंडल चाचा ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था, तो अब हम जानते हैं कि वो जल्दी ग्रो करता है, उसके कॉन्ट्रास्टिंग होते कैरेक्टर जल्दी दिख जाते हैं। तो भाई इसी के साथ तुम्हारा क्लास 10th का बायोलॉजी खत्म। बहुत डिटेल्स हमने पढ़ ली है पिछले 1.5 घंटे में, या फिर शायद लंबा हो गया वीडियो। बहुत सारी डिटेल्स हमने पढ़ ली है। इसके बाहर क्वेश्चंस कुछ गिने चुने अगर सीबीएसई देना चाहे तो वो दे दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम प्रिपेयर्ड हैं हर एक बेसिक कंसेप्ट के साथ, और बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो हम बड़े कंसेप्ट को भी फोड़ देंगे एग्जामिनेशन में। तो भाई हम जानते हैं इस साल सीबीएसई बाहर से पेपर उठा उठा के दे रहा है, एमपी बोर्ड तक बाहर से पेपर दे रहा है, सीबीएसई तो बहुत दूर की बात है। तो भाई ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। बायोलॉजी इस वीडियो में पूरा हमने कवर कर लिया है। अवर एनवायरनमेंट को मैं अगले टॉपिक में फटाफट, ये वीडियो जैसे आप कंप्लीट करोगे अवर एनवायरनमेंट भी आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो अवर एनवायरनमेंट पे ज्यादा टेंशन मत लो, ये मेन टॉपिक से पहले को कवर करो, फिर अपन चलते हैं अगले फिजिक्स के ऊपर। तो देखो फिजिक्स इस वीडियो में नहीं है, फिजिक्स अगले वीडियो में। ये खत्म करो तो फिजिक्स भी आपके हाथ में परोस दिया जाएगा। एक एक देखते जाओ, एक ही दिन बचा है बोर्ड में, आज का दिन वेस्ट मत करो। ओके मेरे भाई, ओके मेरे भाई, ठीक है। 1.5 घंटे में तुम्हारा बायोलॉजी समाप्त कर दिया है मैंने, पूरा केमिस्ट्री हाथ में दे दिया है, फिजिक्स बायोलॉजी हाथ में दे दिया है, केमिस्ट्री भी हाथ में दे रखा है ऑलरेडी, चैनल के ऊपर वीडियो डला है, जाके देख के आओ। और थैंक यू, तुमने उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ऐसे अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर करना, लाइव वीडियो देख लिए हो, मजे करो जीवन में, और अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हर्षल भैया आपको साइंस के चैनल से 10th क्लास वालों को करते हैं अलविदा। ये हमारा बायोलॉजी का लेक्चर यहीं पर खत्म हुआ। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। कमी चाहिए पे बने रहो तो बने रहना, है ना। 11th क्लास में भी मिलेंगे अपन, 11th क्लास भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, उसमें भी बायोलॉजी के नीट रिलेटेड क्वेश्चन। अगर तुम बायोलॉजी हो, नीट के टॉपिक पे जा रहे हो, तो तुम्हारे लिए बायो हर्षल भैया ने परोस रखा है, दुनिया भर का बायोलॉजी परोस रखा है। तो भाई बायो पढ़ना हो तो इस चैनल पे बने रहो, और ऐसे भी बने रहो, बड़े इंटरेस्टिंग दूसरे भी टॉपिक्स आते रहते हैं, तो देखते रहो। मिलते हैं अपन कभी तो अगले साल अगली बार अगले वीडियो में। टिल देन अभी तो फिजिक्स आ रहा है, हाँ ऐसे जा नहीं ना साथ छोड़ के, फिजिक्स आ रहा है, अपन मिलते हैं अगले फिजिक्स के वीडियो में। टिल देन बाय बाय।